नमस्कार दोस्तों। चलिए आप सभी की अगली क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की जो क्लास है वो 7th की एनसीईआरटी है। उसमें 6 चैप्टर है आप सभी का, तो शुरू करते हैं। देखिए, एक मध्ययुगीन नगर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ टॉपिक का नाम है आपका नगर व्यापारी और शिल्पी जन। किस तरीके से नगरों का विकास हुआ, व्यापारियों की क्या भूमिका रही और किस तरीके से क्राफ्टमैन जो थे, शिल्पकार जो थे, उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह मंदिर नगर था, एक प्रशासनिक केंद्र, एक वाणिज्यिक शहर, एक पत्तन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर, मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों में भी केंद्रित दिखाई देते हैं। अब आप देखेंगे कि जो भी नगर होते हैं, ठीक है, नगर का जो निर्माण होता है वो सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्रशासन के तरीके से देखा जाए, ठीक है, व्यापार के तरीके से देखा जाए, या कहा जाए मंदिरों के नजरिए से देखा जाए, तो ये सब अलग अलग, या सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, या यहाँ संसाधन का दृष्टिकोण देखा जाए, संसाधन का दृष्टिकोण देखा जाए, विकास का दृष्टिकोण देखा जाए, ठीक है, नदी जल प्रबंधन देखा जाए, ठीक है, और यहाँ देखा जाए कि जनसंख्या है ना, जनसंख्या का आधार लिया जाए, तो इस आधार पे एक नगर का विकास होता है, ठीक है। जो भी नगर प्राचीन काल में विकसित हुए, ठीक है, या मध्यकालीन में विकसित हुए, उन सभी में कहीं न कहीं ये कॉमन विशेषताएं पाई जाती थी। वो कहीं न कहीं आप देखेंगे, चाहे जल प्रबंधन को लेकर के हो, विकास को लेकर के हो, प्रशासन को लेकर के हो, या अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मंदिर, संसाधन, इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर के, तो इनमें कहीं न कहीं एक रूपता उनमें प्राप्त होती है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे नगर का विकास हुआ जो व्यापार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वो बंदरगाह का दृष्टिकोण होता है। अब जैसे मान के चलिए यहाँ बंदरगाह अच्छे रहे हों, बंदरगाह रहे हों, खनिज संसाधन बहुत अच्छे रहे हों, ठीक है, कच्चे माल की स्थिति, कच्चा रॉ मटेरियल जिसे हम लोग बोलते हैं, कच्चा माल की स्थिति रही हो, मांग आधारित, है ना, मांग आधारित व्यवस्था रही हो, डिमांड बेस्ड रहा हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे चाहे हम लोग सूरत की बात कर लें, मछलीपट्टनम की बात कर लें, हम्पी की बात कर लें, ये जितने भी नगर इस तरीके से विकसित हुए, वो कहीं न कहीं इन व्यवस्थाओं को मानक मानते हुए दिखाई देते हैं। अब अगर देखा जाए प्रशासनिक केंद्रों के दृष्टिकोण से, तो यहाँ आप देखें प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर के रूप में देखें तो अध्याय 2 में अपने चोल वंश के बारे में पढ़ा है। और आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी, खासतौर से अगर हम लोग देखें तंजावुर हो गया, और 1000 चलिए एक मिनट दोस्तों।
चलिए देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वर्ष में, यहाँ पे मैंने आपसे कहा चोल राजाओं के बारे में अगर हम लोग पढ़ें, चोल वंश के बारे में अगर हम लोगों ने पढ़ा, तो आप देखेंगे तंजावुर जैसी 1000 वर्ष पहले की कहानी के बारे में अगर हम लोग जानकारी करेंगे। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी सुंदर नगर के पास बहती है, जहाँ राजा चोल द्वारा निर्मित राजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, देखिए यही राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है और श्रीलंका विजय के बाद कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। श्रीलंका विजय के बाद इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, लोग नगर वास्तुकला कुंजर मल्लन राजराज पेरुथनचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते हैं। ठीक है, हमें वास्तुकला का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से हमारा नाम मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण किया और मंदिर के भीतर इस विशाल शिवलिंग की स्थापना की। तो मैंने आपसे बताया कि ये शिवलिंग है, शिव मंदिर है। ठीक है, इसके बाद देखें, इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। आप देखिए जिस तरीके से विशाल का मंदिर बना हुआ है उसके कई भाग हैं। मंडप का मतलब होता है एक तरीके से ऐसा क्षेत्र जहाँ पर ईश्वर के जो भी परिवार होते हैं उनका रहने का निवास स्थल कहा जाता है, या कहा जाए सभा जन में बैठने वाले लोगों के लिए बनाया जाने वाला स्थल होता है। ठीक है, राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते थे। कहीं ये वे अपने अधीनस्थों के आदेश जारी करते थे। नगर में सैन्य शिविर भी हुआ करते थे। आप समझिए, सैन्य शिविर एक तरीके से कहा जाए कि जो राजा इनका निर्माण किया करते थे, मंदिरों का निर्माण किया करते थे, उनका बेसिक लेवल यही हुआ करता था। बेसिक स्तर अगर हम लोग कहें तो इससे राजभवन का निर्माण किया करते थे। राजभवन राजा के रहने का वाला जो स्थल होता था वैसे ही मंदिर का निर्माण किया करते थे और यही द्रविड़ शैली की सबसे बड़ी विशेषता है। द्रविड़ शैली अगर कहा जाए, द्रविड़ स्टाइल, तो राजभवन जो भी मंदिर होते थे वो राजभवन जैसी स्थिति में बनाए जाते थे। नगर बाजारों की हलचल से भरा होता था। अनाज, मसाले, कपड़े, आभूषण की बिक्री होती थी। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं, तालाब से होती थी। तंजावुर और उसके निकट नगर उरैयूर के सलीय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे, झंडियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र, ठीक है, और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र। उरैयूर को ध्यान रखिएगा, उरैयूर एक नगर है जहाँ से इन सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाती थी। आज भी आप जानते होंगे, जैसे मान के चलिए कि हर एक क्षेत्र जो है वो किसी न किसी विषय वस्तु के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका आप कर सकते हैं। साथ साथ अगर देखें हम लोग मंदिर निर्माण में अगर देखें तो मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र, देखिए तंजावुर को अगर हम लोग देखें, तंजावुर के क्षेत्र को, तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है, यह मंदिरों का उदाहरण मानने को मिलता है। ठीक है, मंदिर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रारूप होता है। ठीक है, नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो मंदिर है न सिर्फ धर्म के लिए, अब ध्यान रखिए, धर्म के लिए, न कि सिर्फ धर्म के लिए, सिर्फ समाज और अर्थव्यवस्था का भी द्योतक होते थे। अर्थव्यवस्था की संपन्नता और उसकी स्थिरता को भी यहाँ पे दिखाते थे। आप देखेंगे वे शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपनी भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि व धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे, और मंदिरों के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। ये अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट आप सभी को मिलता है शुरुआती दौर में। अब हम देखें यहाँ पे तो कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीकी से बनाई जाने वाली जो मूर्तियां थी, इसमें इनके बारे में चर्चा की गई है। देखिए यहाँ पे कांसा एक मिश्रित धातु होती है जो तांबे और रांगे या टिन से के मेल से बनती है। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। ठीक है, वहीं अगर आप देखें यहाँ पे तो एक घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीकी से बनाई जाती थी। लुप्त मोम का मतलब ये होता था, पहले मोम की एक आकृति बना ली जाती थी, मोम की आकृति बना ली जाती थी, और फिर उसी मोम की आकृति में धातु को डाल दिया जाता था, धातु को पिघलाकर डाल दिया जाता था। बाद में मोम स्वयं पिघलने के बाद समाप्त हो जाती थी और धातु का स्वरूप बन जाता था, और उसके बाद उसे पका लिया जाता था और वास्तविकता में फिर एक मूर्ति का निर्माण हो जाता था। तो ये पूरी चर्चा यहाँ पे आपको दी गई है। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन, व्यापार तथा
कार्य में लगाते थे। देखिए जो मंदिर से प्राप्त धन होता था वो समाज के कल्याण के लिए, व्यापार के कल्याण के लिए लगाया जाता था। समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा दर्शनार्थी तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए मंदिर के आसपास बसते थे। आज भी आप देखेंगे कोई भी मंदिर जो निर्माण किया जाता है, मंदिर ट्रस्ट में आए हुए धन के माध्यम से उस मंदिर का विकास किया जाता है। हम आप उस मंदिर में जो भी दान पुण्य की वस्तुएं आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, उन्हीं वस्तुओं से कहीं न कहीं देखते हैं कि उस मंदिर परिक्षेत्र में बहुत व्यापक विकास देखा जाता है। और आगे चल के आप देखेंगे कि इस मंदिर की बहुत विशाल, अगर जो मंदिर बहुत विशाल और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनमें एक विशेषता आप ये भी देखते हैं कि उन्हीं मंदिरों के आधार पर न जाने कितने ऐसे लोगों के घर परिवार चलाए जाते हैं या उन्हें निःशुल्क भोजन या निःशुल्क स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया उस समय से चली आ रही थी जो आज भी हमें कहीं देखने को मिलती है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे तीर्थयात्रा भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित होने लगी। और वृंदावन उत्तर प्रदेश में, तिरुवन्नमलाई जो है तमिलनाडु, ऐसे नगरों में दो उदाहरण मिलते हैं। अजमेर हो गया, 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी थी। आगे चलकर मुगलों के शासनकाल में सूबा मुख्यालय बन जाता है। ठीक है, यह नगर खासतौर से देखा जाए तो धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए। और यहाँ पे आज देखा जाए तो वास्तविकता में अजमेर की जो पहचान होती है, अजमेर जो राजस्थान में है, और इसकी जो पहचान की जाती है कहीं न कहीं धर्म के दृश्य से की जाती है। और उस धर्म का परिदृश्य जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के कारण यह काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पे बहुत सारे दर्शनार्थी, प्रत्येक धर्मों के मानने वाले दर्शनार्थी जो होते हैं यहाँ पे नियमित पहुँचते हैं। ठीक है, चलिए अब आप देखिए यहाँ पे, देखिए पंथ मतों से हुआ। और अजमेर के पास पुष्कर सरोवर है जहाँ पे प्राचीन काल से, पुष्कर एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ ब्रह्मा की मूर्ति पाई जाती है। ब्रह्मा जी की एकमात्र मूर्ति पाई गई है, कहाँ पे? पुष्कर पे। ठीक है, तो ये आप में देखिए धर्म का प्रतीक क्षेत्र हो जाता है ना, तो कोई कम वहाँ पे जो आवागमन की व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप ही बड़ी हो जाती हैं। और दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कहीं न कहीं वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनियोजित हो जाती हैं। और धर्म को लेकर के वहाँ पे एक नया व्यापार बन जाता है, आवागमन पर्यटन का क्षेत्र खड़ा हो जाता है। छोटे छोटे नगरों का संजाल अगर देखा जाए तो 18वीं शताब्दी से उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल, सविछा मतलब छोटे छोटे नगरों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, बाद में देखें हाट या बाजार की उत्पत्ति होने लगती है। और हाट या बाजार में धीरे धीरे जो हमारी आवश्यकताएं होती है, जैसे आप एक देखिए बाजार दिखाया जा रहा है, जो छोटे छोटे बाजार होते हैं वो वास्तविकता में आसपास के क्षेत्रों में आसपास के लोगों की मांग और पूर्ति की समस्या को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। खासतौर से हम कहें एक तरीके से ये हमारे लिए एक ऐसे बाजार होते हैं जिसमें हमारी जो नियमित आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए इन्हें तैयार किया जाता है। तो चाहे वह हम कहें कि चाहे घोड़े हो, नमक हो, कपूर हो, केसर हो, पान सुपारी हो, मसाले हों, ठीक है, कुम्हार की व्यवस्थाएं हों, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमें प्राप्त होने लगती हैं। तो अब अगर विस्तार क्रम में देखा जाए तो गांव जो हुआ, गांव से अगर थोड़ा सा विकसित स्तर देखा जाए तो कस्बा बना, कस्बा से नगर बना, नगर से शहर बना और शहर से फिर जनपद की भूमिका तैयार हो जाती है। तो ये कहीं न कहीं इसी प्रोसेस से होता है। तो छोटे छोटे नगर जो है वो बनते हैं। अब अगर हम देखें तो खासतौर से अगर देखा जाए तो आमतौर पर सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में था। आसपास किलेबंदी कर महल बना लेते थे ऐसे सामंत शिल्पकार। देखिए जैसे जैसे धीरे धीरे उस क्षेत्र में विकास स्तर बढ़ता जाता था, तो विकास के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए, ठीक है, विकास के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए वहाँ पे क्या होता था कि धीरे धीरे कुछ लोग जो होते थे, जो समृद्ध होते थे, वो अपने प्रभाव को स्थापित करते हुए उसे किलेबंदी कर लेते थे, उसको सिक्योर कर लेते थे। और फिर बाद में उन्हीं व्यवस्थाओं में, उन्हीं क्षेत्रों में अपने महत्व को स्थापित करते हुए स्वयं को जमींदार या राजा घोषित कर लिया करते थे। ठीक है, बाजारों पर कर, यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है, जिसमें वे शुल्क दिए जाते थे जो मंदिर प्राधिकरणों द्वारा वस्तुओं के रूप में लिए जाते थे। शक्कर, गुड़, रंगा, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन या जो वस्तुएं होती थी उन सभी पे एक टैक्स लगाया जाता था। आज भी देखिए, जैसे वर्तमान में भी अगर हम लोग कहें तो जीएसटी नाम का एक टैक्स लगाया जाता है। जैसे अगर आप देखें तो ये सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी के रूप में हमसे लिया जाता है। ठीक है, कोई भी वस्तु होती है वो कहीं न कहीं टैक्स के अंतर्गत ही आती है और टैक्स के माध्यम से ही उसे हम प्राप्त करते हैं।
अब सबसे बड़ी बात होती है उस टैक्स का क्या करते थे, तो वो भी आगे चल करके मैं चर्चा करूंगा। टैक्सों का उपयोग किस तरीके से विकास में योगदान के लिए किया जाता था। बड़े और छोटे व्यापारियों को के स्थिति अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखें व्यापारी व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। कुछ व्यापारी छोटे होते थे, कुछ व्यापारी अब देखा जाए उनमें बंजारे लोग भी होते थे। बंजारों का मतलब होता था कि एक जगह से दूसरे स्थान पे, एक जगह से दूसरे जगह पे अपने आप को शिफ्ट करते रहते थे अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़ों का व्यापार अपने संघ बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था और मुखिया उनकी ओर घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। जिन व्यापारियों को उनके अनेक राज्यों जंगलों से गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिला बना के चलते थे और कहा जाए तो हितों की रक्षा करने के लिए व्यापारी संघ बनाया जाता था। व्यापारी गिल्ड इसको कहा जाता है। देखिए व्यापारी संघ, आगे चलकर देखिए इन्हीं को श्रेणी कहा गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये एक समूह में रहा करते थे जिनसे इनकी कहा जाए स्थितियों को बहुत नुकसान न पहुंचे, बेहतर तरीके से इनको संरक्षण प्राप्त होता रहे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ देखेंगे इसमें 8वीं शताब्दी में परिवर्तित काल में अनेक ऐसे संघ बने, जिसमें से कहा जाए प्रसिद्ध जो सबसे प्रसिद्ध संघ रहा उसको मणिग्रामम कहा जाता था। मणिग्रामम या नानादेशी या मणिग्रामम कहा जाता था, ओके, मणिग्रामम कहा जाता था। वे व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया, चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इसके अलावा चट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी होते थे। अब देखिए जैसे आज भी मारवाड़ी होते हैं ना, मारवाड़ी, ओसवाल, चट्टियार, ये सब व्यापारिक समूह हैं, ठीक है, व्यापारिक समूह हैं। गुजराती व्यापारियों के लिए बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। गुजरातियों में अगर देखा जाए तो बनिया समुदाय आपका आता है, बनिया, और बोहरा अगर हम लोग देखें ये हिंदू समुदाय को बिलोंग करते थे और बोहरा जो थे वो मुस्लिम समुदाय को बिलोंग करते थे। तो ये भी अपने आप में कहा जाए तो व्यापारिक समूह के रूप में दिखाई देते थे। दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाह और फारस की खाड़ी, पूर्व अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़ा मसाले बेचते थे, बदले में अफ्रीका से सोना, हाथी के दांत और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी आदि प्राप्त करते थे। पश्चिम तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतावली व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहां से वे उन्हें यूरोप बाजारों में पहुंचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत अधिक लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाने जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सूंठ, ठीक है, यूरोपीय बाजार के महत्वपूर्ण अंग बन गए और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना था। कहा जाता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी वस्तु की होती है तो भारतीय सूती वस्त्र की डिमांड होती है। ठीक है, काबुल में अगर हम लोग देखें तो देखा जाए काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े रहे और साथ ही साथ घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग के द्वारा होता रहा। ठीक है, 17वीं शताब्दी में हीरो के लिए सौदागर जो कहा जाए बेब्सन ट्रेवेनियर का अनुमान है कि काबुल में घोड़ों का व्यापार लगभग 30,000 रुपए का होता था। आप सोच सकते हैं कि उस समय काल में 30,000 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी। इसमें खजूर, मेवे, रेशमी कपड़े तथा ताजे फल ऊँटों पे लाद कर लाए जाते थे और इन्हें यहाँ पर बेचा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ओके, फिर नगरों में शिल्प की अगर हम बात करें तो शिल्प क्या था हमारे यहाँ। देखिए शिल्प का जो इम्पोर्टेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बीदर के शिल्पकार तांबे चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्पी का नाम बीदरी पड़ जाता है। आप सोचिए कि इसका नाम ही क्या पड़ जाता है, बीदरी। ठीक है, बीदरी पड़ जाता है। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय जिसमें सुनार
कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इनके अलावा वे राजमहल, बड़े बड़े भवनों, तालाबों, जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार और कैक्कोलार जैसे बुनकर भी इसमें समृद्धशाली समुदाय बन गए थे। और वे कहा जाए, देखा जाए यहाँ पे, तो इसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण बात देखें तो महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी प्रकार सालियार और कैलेकोर बुनकर भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। आप देखिए, ये बुनकरों के समुदाय हैं। अगर हम लोग बात करें बुनकरों के समुदाय की में, तो सबसे पहली बात कौन आ जाएगा, वो आपका बीदर आ जाएगा, बीदर आ जाएगा। दूसरा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सालियार आ जाएगा, सालियार। ये नाम आप सभी को ध्यान रखना है, कैक्कोलार, ठीक है, ये आ जाएंगे। और इनका काम होता था कहीं न कहीं बहुत इंपॉर्टेंट शिल्प तैयार करना, जैसे कपास को साफ करना, काटना, रगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन जाता था। इनके लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी, इनको तैयार किया जाता था, ठीक है। शहरों के बदले भाग्य देखा जाए, अब यह हम्पी, खासतौर से अगर हम लोग देखें इनको शहरों की बातें करें, अगर हम्पी हैं, मछलीपट्टम है और सूरत है, ठीक है। हम्पी, मछलीपट्टम और सूरत की बातों में अगर हम लोग चलें तो चलिए देखते हैं। देखिए, हम्पी की वास्तुकला जो है बहुत ही सौंदर्यपूर्ण थी। और अगर ऐसी स्थिति में देखें, देखिए तो हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। हम्पी, अगर हम लोग देखें कि हम्पी क्या है, तो हम्पी जो है वो विजयनगर की राजधानी रही है, विजयनगर की राजधानी रही है, ठीक है। और कहा जाता है इसे स्वर्ग का नगर भी कहा जाता था, स्वर्ग का नगर कहा जाता था इसे, ठीक है। और कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी पे स्थित रही है, कृष्णा और तुंगभद्रा। अब कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो पार्ट होता था उसे रायचूर दोआब कहा जाता था, रायचूर दोआब। और ये उस समय दक्षिण कहा जाए, दक्षिण भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र था, उपजाऊ क्षेत्र, सबसे प्रोडक्टिव लैंड माना जाता था यहाँ का। 1326 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यहाँ स्थापना हुई। और मैंने आपसे बताया था कि विजयनगर की स्थापना जो होती है वो तुगलक वंश, दिल्ली में जब तुगलक वंश था तो उसी समय इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना जो करने वाले व्यक्ति हैं वो हैं हरिहर और बुक्का प्रथम, ठीक है। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। इनके गुरु का नाम अगर देखा जाए तो एक विद्यारण्य और सायण नामक गुरु की सहायता से इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ये कहा जाता था भव्य नगरी इसे माना गया है, ठीक है, इसका निर्माण किया गया है। अब देखिए हम्पी की वास्तुकला अगर देखा जाए तो हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की है, ठीक है, विशिष्ट प्रकार की है। अब वहाँ के शाही भवनों और मेहराब, गुंबद बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष हैं, इसमें से मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए हैं। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी लगाए गए हैं। और ध्यान रखिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात, बाग बगीचे भी यहाँ पे लगाए गए हैं। और देखा जाए मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र होते थे। मंदिर एग्जैक्टली जो होते थे वो कल्चरल एक्टिविटीज के पार्ट होते थे, सांस्कृतिक गतिविधियों के अंग हुआ करते थे, ओके, अंग हुआ करते थे। अब देखिए देवदासियां विरूपाक्ष शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य करते थे। अर्थात इनका जो वास्तविक स्वरूप देखा गया है वो काफी ज्यादा व्यवस्थित देखा गया है, ठीक है। और इस तरीके से देखें तो जो भी उस समय काल के मंदिर रहे हैं वो कहीं न कहीं हमारे सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रतीक प्रस्तुत करते हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ सूरत को देखा जाएगा तो सूरत प्रवेश, पश्चिम का प्रवेश देखें यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए कि सूरत मुगल काल में कैबे, आज के खंभात और कुछ बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात के पश्चिमी व्यापार का केंद्र है। सूरत अगर हम लोग कहें तो यह व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। क्यों? ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे बंदरगाह की व्यवस्था रही। बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहाँ रवाना हो गए। इसको सेट करना है तो सूरत एक सर्वदेशी नगर रहा है जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। देखा जाए तो अंग्रेजी इतिहासकार ओमिंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन किया। और अगर हम लोग बात करते हैं तो 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने, जब कैप्टन हॉकिंस ने भारत की यात्रा की, उसमें जहांगीर का शासन था, ठीक है, तो उसकी अनुमति से सूरत में कंपनी स्थापित की और यह अंग्रेजों का मुख्य कारखाना यहीं पे बनाया गया, ठीक है। तो आप देखेंगे सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक फुटकर कीमतों में बेची जाती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों के कारण, जरी के कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे सूरत में काठियावाड़ी सेठों महाजनों में बड़ी साहूकारी कंपनियाँ थी, ठीक है। साथ साथ आप देखेंगे उल्लेखनीय है कि जारी की हुड्डियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक, बसरा आदि तक यहाँ पहुँचाया जाता था। तो एक बड़ा व्यापार भी सूरत से क्रिएट किया जाता था। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अंध पतन प्रारंभ हो जाता है और इसके कई कारण हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजार तथा उत्पादन में हानि हुई और पुर्तगालियों द्वारा समुद्रों पर नियंत्रण कर लिया गया। बम्बई से प्रतिस्पर्धा हुई। 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित किया और आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, जोखिम भरा दौर मछलीपट्टनम के लिए चुनौती। मछलीपट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है और ऐसे में अगर देखा जाए तो यह भी एक व्यापारिक केंद्र था, महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यह कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है और 17वीं शताब्दी में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए यह केंद्र माना गया। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों ने यहाँ पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं 1611 ईस्वी में अगर देखें तो मछलीपट्टनम में, है ना, मछलीपट्टनम जो है वो अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कंपनी के रूप में देखी गई है दक्षिण भारत के रूप में अगर हम लोग देखें, क्योंकि तब तक आंध्र प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण पत्तन माना जाता था। मछलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनवाया था और यहाँ पे उनका ज़्यादा महत्व दिखाई देता है। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़े, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री में शाही का अधिकार लागू किया, जिससे वहाँ का व्यापार पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला जाए और विभिन्न व्यापारी समूह गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागर, तेलुगु, कोमटी, चट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला समृद्धशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा दी तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों में आपस में भिड़ना शुरू कर दिया। देखिए 1686 से 87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा मुगल साम्राज्य में मिला लिया और अंग्रेजों का भी आते पर जो भी प्रभाव था यहाँ से समाप्त किया, क्योंकि जो भी व्यापारिक क्षेत्र होंगे जिन पे उनका अधिकार होगा, वास्तविक में अर्थव्यवस्था पे भी उनका अधिकार होगा और जिनका अर्थव्यवस्था पे अधिकार होगा वो राजनीति पे सीधा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर सकते हैं, ठीक है। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ गई। कंपनी की नई नीतियों के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखें, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस हो गई थी कि कंपनी के नए केंद्र के साथ साथ राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक भूमिकाएं भी यहाँ पे बनाई जाए। जब कंपनी के व्यापारिक बम्बई, कलकत्ता और मद्रास केंद्र स्थापित हो जाते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आगे चल के कंपनी जो है अपने आप को महत्वपूर्ण स्थापित कर लेती है और समुद्र में कंपनी का एकाधिकार होने के बाद उसने भारत में अपने आप को अत्यधिक शक्तिशाली किया और उसी बीच कमजोर होती शासन व्यवस्था ने अंग्रेजों को महती भूमिका के रूप में स्थापित कर दिया और वो भारत किंग मेकर से किंग के रूप में स्टेब्लिश हो जाते हैं।
देखिए नए नगर और व्यापारी, ठीक है, 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे देखा जाए जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगहों पर लोकप्रिय हो गए। अंग्रेज, हॉलैंडवासी, फ्रांसीसी ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक कंपनियों का विस्तार किया और ईस्ट इंडिया कंपनियां स्थापित की। और आप जानते हैं कि प्रारंभ में मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी बोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। मैंने आपको बताया नौशक्ति में वो हमसे ज़्यादा मजबूत होते गए और धीरे धीरे भारत में उनका राज्य स्थापित होता चला गया और उन्होंने हमारे क्षेत्र पर एकाधिकार कर लिया। धीरे धीरे हमारी कंपनियों को, हमारे जो केंद्र थे, व्यापारिक केंद्र थे, उन्हें समाप्त किया और भारत में एक नई शासन व्यवस्था का उदय हुआ जिसे ब्रिटिश शासन व्यवस्था हम लोग कहते हैं। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जैसे नगरों का उदय हुआ। आज जो प्रमुख नगर हैं, शिल्प और वाणिज्य के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आए। आप देखेंगे यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देशी व्यापारी और शिल्पकारों को ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया। अर्थात अब कुल मिलाकर के जो भी निर्माण होगा, जो भी विकास होगा, वो उन व्यापारियों के लिए करना होगा जो एक निश्चित मूल्य पर आधारित थे। ठीक है, तो वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में कुछ कहानियां यहाँ पे दी गई हैं जिनको आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। इनके बारे में हम लोग पूरी चर्चा कर चुके हैं थोड़ी बहुत, और आगे आने वाले क्लास में हम आपसे चर्चा भी करेंगे। तो मित्रों देखिए, ये इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट था एक तरीके से कहा जाए तो, बहुत ही, क्योंकि इनके बारे में हम लोग कई श्रृंखलाओं में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कई सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं और ये स्पेशली इंडिकेट कर रहा था कि नगर कैसे बने, शिल्पकार कैसे बने और किस तरीके से नए व्यापारियों का उद्भव हुआ, उसके बारे में पूरी चर्चा आपको दी गई है। तो आप सभी इनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ें और इन शब्दों को अच्छी तरीके से व्याख्यायित करें। व्याख्या हमने क्लास के अंदर चैप्टर के अंतर्गत किया है, आपको इनका उत्तर लिखना है। नहीं समझ में आता है तो आप अपने इस क्लास के कमेंट बॉक्स में आप सभी लिखेंगे और हम उसका जवाब आप सभी को निश्चित टाइम पे देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को एक अगली क्लास में, जो है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मिलते हैं आप सभी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।